यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th का प्रोज का पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस वर्तमान अमेरिका जो है इसी के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और ये जज भी थे, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, राइटर भी थे। तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर नेहरू, उनके ये मित्र थे। इन्होंने भारत भ्रमण किया था 1950 में और गरीबों के लिए इनके मन में काफ़ी दया थी। इन्होंने भारत का जो वर्णन किया है, भारत की जो प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक सुंदरता, उनसे ये बड़े आकर्षित हुए। इसके अलावा भारत के गरीबों के अंदर बिल्कुल जो एक आत्मस्वाभिमान का तत्व पाया जाता है, उसकी इन्होंने बड़ी प्रशंसा की। इस पाठ के नाम से स्पष्ट है अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी एक लड़की, एक बच्ची विद अ टोकरी। बास्केट यानी टोकरी, टोकरियाँ जो हाथों से बुनी जाती हैं, बांसों की या पक्षियों की या और भी तमाम इस तरह के सरकंडों की, घास की। ये कहानी बड़ी ही भावुक कर देने वाली, मानवता को बिल्कुल झोड़ देने वाली कहानी है। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन यह स्वतंत्रता असंख्य हत्याओं, कुर्बानी जाने दीजिए, बलिदान जाने दीजिए। हमारे यहाँ जो धार्मिक दंगे हुए, विशेषकर बंगाल और पाकिस्तान में, लाखों लोग मारे गए, लाखों बलात्कार, लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान एक धार्मिक देश बना और धार्मिक कट्टरता के कारण वहाँ लोगों के साथ आते हैं बलात्कार और लूट आम हो गए, वहाँ से लोग भाग गए। जो जीवित बच के आए उनकी कहानी है। उन्हीं परिवारों में एक रिफ्यूजी बच्ची की ये छोटी सी घटना है। ये हिमालय की ओर आप जाएंगे, उत्तराखंड में रानीखेत एक स्थान पड़ता है। रानीखेत एक हिल स्टेशन है, केवल हिल स्टेशन ही नहीं, वो आर्मी स्टेशन भी है, अब भी है। ब्रिटिशर्स ने उसे बसाया था, लेकिन अब भी है। मैं वहाँ गया हूँ, आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो जाइएगा। अब काठगोदाम तक ट्रेन जाने लगी है, उस समय बरेली तक ट्रेन जाती थी। काठगोदाम के आगे अभी वहाँ ट्रेनें नहीं जाती, आपको बाई रोड जाना पड़ता है। तो हम चैप्टर पे चलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयस, मुझे हिमालय की ओर जाना था तो मैं न्यू दिल्ली से चला और बरेली तक मैं ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक बरेली के आगे कार से जाना था। बरेली हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसके बाद तब उधर रेलवे लाइन नहीं थी, तब रेलवे लाइन भी पतली वाली होती थी, मीटर गेज चलती थी, इससे थोड़ी सी पतली। और वो रानीखेत क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, हिल स्टेशन भी था, आर्मी का भी वहाँ मुख्यालय भी है। और इसकी ऊंचाई 6000 फुट है और इसके ठीक विपरीत दिशा में 120 माइल तक स्नो केप्ड हिमालयस, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां दिखती हैं, बिल्कुल वहाँ सटा हुआ। हिल स्टेशन की यही एक सुंदरता है। ज़्यादातर हिल स्टेशन बहुत ही प्राकृतिक जगहों पर और विशेषकर हिमालयन क्षेत्रों में बसाए गए थे। अंग्रेज़ों ने ही बसाया था क्योंकि अंग्रेज़ों को गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, तो जब वहाँ शासन करते थे तो वहाँ चले जाते थे गर्मियों में उधर छुट्टियां बिताने के लिए, चाहे वो रानीखेत हो, दार्जिलिंग हो, अल्मोड़ा हो, मसूरी हो, इस तरह की कई जगह। तो उसके ठीक विपरीत दिशा में आपको ये हिमालय दिखते हैं। कि ट्रेन का बताते हैं कि ट्रेन वो स्लो मतलब धीमी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन जो लगभग हर स्टेशन पर रुकती थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। मैं तुरंत जल्दी से अपना दरवाजा खोल देता था डिब्बे का और प्लेटफॉर्म पे निकल के चलता था। अब देखिए, जल्दी से दरवाजा खोलता था, नीचे क्यों उतरता था, या आप लोग समझिए कि ट्रेनें तो भाई थोड़ी देर रुकती होंगी जहाँ भी रुकती होंगी, और ये दरवाजे से नीचे क्यों उतरते थे प्लेटफॉर्म पे, ये बताते हैं आगे।
द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म बिल्कुल भरे हुए थे लोगों से। सिख थे, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. The platform were packed with people. प्लेटफॉर्म बिल्कुल भरे हुए थे, भीड़ भाड़ थी उसमें। सिख, मुस्लिम, हिंदू यानी हर जातियों के लोग, हर धर्म के लोग, और सोल्जर्स थे, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी वगैरह, पोर्टर्स, कुली, हॉकर्स, फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, यानी लोगों के जूते चप्पल की व्यवस्था कम ही हो पाती थी उस समय, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कम से कम 3 लोगों से बात करता था तब जाके कोई एक ऐसा मिल पाता था जो इंग्लिश बोलता था, क्योंकि राइटर को हिंदी नहीं आती थी, तो इंग्लिश बोलने वाले कम लोग थे, 3 में कम से कम एक। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। उस दिन की खबरों में जो भी बड़ी बातें रहती थी, वो संसार में क्या घट रहा है, इन बारे में मैं बात करता था उन लोगों से जो मिल जाते थे अंग्रेजी बोलने समझने वाले। इन दिस वे, और इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। नेशन के पल्स की फीलिंग, यानी नाड़ी, जैसे आप पल्स ऐसे डॉक्टर पकड़ता है आपका, यानी समझता है, नब्ज पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है कि क्या मामला है, तो वो देश के पल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि देश क्या सोचता है, सामान्य देशवासी क्या सोचते हैं किसी मुद्दे पर। और इसमें बड़ी बात ये थी कि जो चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी आंकड़े आते हैं, सरकारी जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, उसके विरुद्ध जनता के मन में क्या भावना है, विशेषकर मैं इसको जांचने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। एग्रीकल्चरल एरियाज के ये सबसे रिच, मतलब सबसे संपन्न क्षेत्र था ये, जिधर से ये ट्रेन जा रही थी। अब संपन्न क्षेत्र का कारण समझिए कि भाई ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र वैसे भी दोआब कहा जाता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियों के किनारे वैसे भी उपजाऊ, और गंगा नदी तो भाई है ही, सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैदानी पार्ट है। इसके ऊपर आप जैसे हिमालयन रीजन में जाते हो, मैदानी पार्ट खत्म हो जाता है, माउंटेन शुरू हो जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये मैदान, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूरा ये जो जिस क्षेत्र से ये दिल्ली से होकर ट्रेन जा रही थी, फसल अच्छी होती थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। गंगा के जो ऊपरी गंगा, गंगा के कई पार्ट है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, तो इस तरह ऊपरी गंगा का ये मैदानी प्लेन यानी मैदानी भाग था। 1000 feet above sea level बट ट्रॉपिकल। समुद्र से तो हजारों फीट ऊपर थी, लेकिन ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। द गंगा वॉज ब्राउन सेल्ड swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। गंगा बिल्कुल ब्राउन सिल्ट, बिल्कुल भूरी थी, सिल्ट यानी मिट्टी के रंग की थी, और swollen with flood waters, और बाढ़ के पानी से ये बिल्कुल भरी हुई थी, और thousands of acres of rice inundating, और बिल्कुल डुबा ली थी, अपने अंदर समा ली थी हजारों एकड़ धान की फसल को। यानी गंगा का पानी बाढ़ में बढ़ा हुआ था, तो काफ़ी हजारों एकड़ खेत भी इसमें डूबे से लगते थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास। और उत्तर दिशा की ओर देखता था मैं, तो उधर घास के बड़े बड़े जंगल, एक्सपेंसेस यानी फैलाव दूर तक, हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास। और ये घास का सिलसिला ये चला जाता था, जहां तक देखिए कहीं कहीं ये सिलसिला टूटता था तब जब वहां क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुरमुट दिखाई देते थे। और ये जो पेड़ों के झुरमुट थे, ये घर थे बाघों के, हाथियों के, अजगरों के, और कोबरा यानी नाग के, यानी ये तमाम जंगली जीव जंतु उन वनों में रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हराइजन। और इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, यानी धान की फसल और ये घास, बड़े बड़े ऊंचे जो मनुष्य से भी ऊपर लंबे लंबे घासों के जंगल और थोड़े बहुत वृक्षों के जंगल को छोड़ दें, तो बाकी हर जगह समतल जमीन थी, फ्लैट लैंड, रनिंग टू द हराइजन, बिल्कुल क्षितिज तक, दूर तक ऐसे ही दिख रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री। लेकिन कहीं कहीं ये समतल जमीन पे धब्बा दिखता था पवित्र बरगद का पेड़, और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ का पेड़। पाकड़ भी पीपल बरगद की प्रजाति का ही एक पेड़ है, काफी बड़ा और मजबूत होता है। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनको एल्म्स की तरह, एल्म्स ट्री उधर होता है अमेरिका में,
ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एल्म भी बड़ा पेड़ होता है, मजबूत होता है। तो बिल्कुल उसी की आकृति का ये पेड़ होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इसकी जो तने हैं ट्विस्टेड, मोटे तने और ट्विस्टेड ऐंठे हुए। अक्सर देखिए तो पीपल बरगद के तने एक दूसरे में ऐंठ भी जाते हैं, लिपट से जाते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम की दिशा से ऊपर हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी वाली हवा। इस क्षेत्र में हवा जो चलती गर्मी, काफ़ी चिपचिपी, काफ़ी पसीना होता है, तो वो हॉट एंड ह्यूमिड। और ट्रॉपिकल जलवायु की ये विशेषता भी होती है। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। और मंकीज, और कुछ उसमें माएँ भी थी जो कि बच्चे क्लिंगिंग टू देम, उनके बेबीज ऐसे क्लिंगिंग यानी यहाँ चिपके रहते थे। स्वंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों से बिल्कुल ऐसे झूल के नीचे उतरते थे स्टेशन पे, लुकिंग फॉर फूड, और भोजन को खोजते थे। द विलेजेस वी पास हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, और जिन गाँवों से होकर हम गुजर रहे थे, ये हमारी ट्रेन जिन गाँव से होकर जा रही थी, वो गाँव में ऐसे घर थे कि जो झोपड़ियाँ थे पानी और काउ डंग यानी गाय के गोबर को मिलाकर बनी हुई झोपड़ियाँ, जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ मिट्टी के घर होते थे, अभी कहीं कहीं गाँव में देखने को मिलेंगे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, पीक्ड रूफ, उनकी जो रूफ थी पीक्ड, इस तरह से यानी ऊंचाई बनाई जाती थी, और ये थैच्ड यानी छा दी गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, बांस के जो पोल्स होते हैं वो बैम्बू पोल्स से उसको छाया गया था, उसको बैम्बू पोल्स, बांस के खंभे खड़े कर दिए जाते थे, और उस पर राफ्टर्स होते हैं, और स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स यानी जो खपच्चियाँ ऐसे ऐसे लगाई जाती हैं। पहले तो पोल्स ऐसे खड़े कर दिए, फिर ऊपर राफ्टर, और उस पर घास वगैरह, पुआल, कई बार सरपत, नरकट, अलग अलग तरह के जो भी घास उपलब्ध होते हैं, इस तरह से बनाए गए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, पम्पकिन वाइन्स यानी जो ये कद्दू या कुमड़े का जो वाइन्स यानी जो चढ़ने वाली पौधे होते, लताएं जो होती वो थी, तो वो ब्लूम यानी उसमें फूल आने का खूब मौसम था ऐसा। तो ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, तो दीवारें जो ड्राइव बिल्कुल भद्दी सी थी, धुंधली सी दीवारें थी, मटमैली सी, इस पे पीले पीले रंग के जगह जगह फूल खिले रहते थे। ये वर्णन कर रहे हैं वो नेचर, चारों ओर जो सराउंडिंग जिन क्षेत्रों से वो होकर गुजर रहे थे। ये एट वन स्टेशन my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. अब एक स्टेशन पे ऐसा हुआ, my routine of talking with the people was interrupted. बाधित हो गया, interrupted, रुक गया। जो रूटीन इन्होंने बनाया था लोगों से बात करने का, वो एक स्टेशन पे जैसे ही ये उतरे वो बाधित हुआ। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह आकर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। They were selling baskets, वो टोकरियां बेच रहे थे, hand woven, हाथों से woven यानी हाथों से बुने हुए, reed baskets, reed एक विशेष प्रकार की घास होती है, गोल गोल, कई प्रजातियां इसकी होती है, जैसे आपके यहाँ सूप वगैरह बने होते हैं उस तरह की, उनसे बुनी हुई टोकरियां, सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पे साधारण डिजाइन और पैटर्न वगैरह डाले हुए थे। दे हेल्ड देयर बास्केट्स हाई, अपने बास्केट्स को काफ़ी ऊंचा उठा रखा था उन्होंने, ऐसे बेचने के लिए, दिखाने के लिए, बिल्कुल ऊंचा उठा के वो चिल्ला रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, और वो ऐसे शब्दों को चिल्ला रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता, अर्थात वो बच्चे तो हिंदी बोल रहे थे, हिंदी में चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, तो उनकी मैं शब्दों को नहीं जानता था, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो उनकी बातों को मैं समझ पा रहा था। भाषा न जानते हुए भी उनकी इच्छाओं को मैं समझ पा रहा था। अब बड़ा ही दर्दनाक ये वर्णन करते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कहते हैं कि these were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे
जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब लागू कर दिया गया विभाजन भारत और पाकिस्तान का, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों सैकड़ों हजार यानी कई लाख लोग अपने जड़ों से उखड़ गए एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, अपने निवास को उन्हें बदलना पड़ा, क्योंकि रातों रात उनका देश बदल गया था। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर एक देश अलग हो जाता है और उनका घर वो नहीं रह जाता, तो वो अपनी जड़ों से उखड़ गए। जैसे आप समझिए कोई बड़ा पौधा बरगद का पेड़ हो, बरगद और पाकड़ के पेड़ की चर्चा हो, ये पौधे जब बड़े हो जाए इन्हें उखड़ना संभव नहीं होता। आप सैकड़ों साल हजारों सालों से आपके पूर्वज जहाँ बसे थे आप वहां से हटा दिए जाते हैं। चेंज देयर रेजिडेंसेस, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं, हमारे चैप्टर का ये अंक नहीं, लेकिन आप जानिए इसको कि 9 मिलियन लोग सरकारी आंकड़े में पाकिस्तान छोड़े और भारत आ गए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद के डर से वहां से भाग कर आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, और उनको जीवन शुरू करने के लिए, यात्रा शुरू करने के लिए ही वो बहुत निर्धन हो चुके थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वो छोड़ कर आ रहे थे। जो कुछ साथ लेकर चले होंगे रास्ते में उन्हें मार के लूटा गया होगा, हत्याएं की गई होंगी, बलात्कार किए गए होंगे, ये सारी घटनाएं हुई होंगी। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक, और अपनी लंबी यात्रा जब उन्होंने वहां से चली होगी ना, तो वो और भी गरीब होते गए होंगे, निर्धन होते हुए, क्योंकि सारी चीजें रास्ते में लूटी गई होंगी, खर्च भी हो गई होंगी। फॉर ऑल दे कुड कैरी, और जो कुछ वो ले पाए अपने साथ, वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, थोड़ा बहुत भोजन और कुछ बहुत ही आवश्यक वस्तुएं ले सके। सोन दे वर आउट ऑफ फूड, और इतनी दूरी, इतने लंबे रास्ते को तय करने के लिए जब वो चले तो जल्दी ही उनके पास भोजन नहीं रह गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिन हुए उन्हें यात्रा प्रारंभ किए, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो वो सड़क पर ही, सड़क के किनारे ही, वहीं सड़कों पर ही वीकनेस ऑफ हंगर, भूख से इतने कमजोर हो गए कि वहीं गिरने लगे, एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां गिरते वहीं मर जाते थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये चैप्टर कंक्लूड कर दूंगा। धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों से सभी से चैनल सब्सक्राइब कराइए। मैं इस पर यूपी बोर्ड का सिलेबस प्रारंभ करा रहा हूँ, अभी इंग्लिश, फिर जैसे डिमांड होगी हिंदी, और मैं कॉम्पिटिटिव हिंदी या इंग्लिश की भी चीज़ बातें करूँगा। कॉम्पिटिटिव हिंदी जो ग्रामर पोर्शन होता है स्पेशली। चैनल सब्सक्राइब कराइए और पढ़िए अच्छी तरह से, अपना भी विकास करिए, देश का भी। धन्यवाद।